हम लोग अभी प्राचीन इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, प्राचीन इतिहास का, है ना। और ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा ही जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। भारत में खोजा गया पहला शहर, भारत का खोजा गया पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में खोजा गया पहला शहर था हड़प्पा। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा का जो खोज हुआ था 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, दयाराम सहनी। हड़प्पा सभ्यता का खोज यानी हड़प्पा का खोज 1921 में किया गया था दयाराम सहनी के द्वारा। और ये हड़प्पा जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे, ये भी ध्यान रखिएगा, रावी नदी के किनारे। ये जो हड़प्पा है किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ये हड़प्पा भारत में खोजा गया पहला शहर, ठीक है। और ये 1921 में, उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, तो ये भारत का ही पार्ट हुआ करता था। तो इस तरह से भारत में खोजा गया पहला शहर कौन सा है? हड़प्पा। कब खोजा गया था? 1921 में। किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम सहनी के द्वारा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और वर्तमान समय की बात करें तो ये वर्तमान समय में किस देश के अंदर चले गया है? पाकिस्तान की में चले गया है। ये मोहनजोदड़ो की बात करते तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया है। राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। ध्यान रखिएगा, इसी को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहा जाता है किसको? मोहनजोदड़ो को। देखिए ये धौलावीरा है ना, धौलावीरा। ये धौलावीरा के अगर बारे में हम लोग जाने तो धौलावीरा भारत का ये यूनेस्को का, ध्यान रखिएगा, यूएनएससीओ, यूनेस्को का विश्व धरोहर की सूची में। ध्यान रखेगा, विश्व धरोहर की सूची में, विश्व धरोहर की सूची में, विश्व धरोहर की सूची में भारत का 40वां स्थल है। भारत का 40वां स्थल है, 40वां स्थल। और ये धौलावीरा जो है किस राज्य के अंदर? ध्यान रखिएगा, ये गुजरात के अंदर है। कहां पर है? गुजरात में। विश्व धरोहर की सूची में भारत के कितने साइट अभी शामिल है? 40 साइट है। और 40वां साइट जो है ये क्या है? धौलावीरा। और धौलावीरा के बारे में क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसको कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया वो कौन सा है? धौलावीरा। यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा को कब शामिल किया गया है विश्व धरोहर की सूची में? तो ध्यान रखिएगा 2021 में। कब शामिल किया गया है? 2021 में। और इस तरह से भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में भी कितने साइट शामिल है? 40 साइट शामिल है। और 40वां कौन सा है? धौलावीरा। अगर हम लोग ये लोथल की बात करें तो ये भी लोथल कहां पर है? गुजरात के अंदर है। लोथल कहां पर है? गुजरात में। किस नदी के किनारे है? ध्यान रखिएगा, लोथल भी है भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। और लोथल की अगर हम लोग बात करते हैं तो लोथल है हड़प्पा सभ्यता का, ये यहाँ पर क्या हुआ करता था? बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ हुआ करता था? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? लोथल में। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। हड़प्पा, इस लोथल को ही कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी। लोथल को क्या कहा जाता है? कि व्यापारिक राजधानी। ये भी ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक राजधानी किसको कहा जाता था? लोथल को। लोथल की बात करें तो लोथल वर्तमान समय में किस राज्य के अंदर है? गुजरात में है। लोथल जो है किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो जहां पर बंदरगाह हुआ करता था वो कौन सा है जगह? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और भी प्रश्न संबंधित है, देख लेते हैं उसको। देखिए अगला क्वेश्चन को पढ़ाने के पहले एक क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। ये मोहनजोदड़ो जो है इसका खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। ये जो मोहनजोदड़ो है किस नदी के किनारे? ये भी कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है, तो ध्यान रखिएगा ये जो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का
भारत में सबसे बड़ा स्थल, ये प्रश्न जो है ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल। अगर भारत नहीं रहता, ये भारत नहीं रहता, तब इसका आंसर होता है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था हड़प्पा। लेकिन ये जो प्रश्न में दिया है, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। क्या है, राखीगढ़ी। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी का जो खोज किया गया है 1963 ईस्वी में किया गया है। कब, 1963 ईस्वी में। और किसने किया है, सूरजभान सिंह ने, सूरजभान। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा ये राखीगढ़ी का जो खोज किया है सूरजभान ने, कब, 1963 में। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी है, घग्गर नदी। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। लेकिन अगर प्रश्न रहता हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो आंसर क्या होता है, हड़प्पा आता है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो राखीगढ़ी। किस राज्य के अंदर है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, हरियाणा के अंदर है। किस राज्य के अंदर है मेरे भाई, हरियाणा के अंदर है। कब खोज हुआ है, 1963 में। किसने खोज किया, सूरजभान सिंह ने। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। अगर हम लोग धौलावीरा की बात करें, ये धौलावीरा, तो धौलावीरा का जो खोज किया है, धौलावीरा का 2 बार खोज किया गया। एक बार तो जेपी जोशी ने किया था 1967-68 में। धौलावीरा का खोज कितनी बार किया गया है, 2 बार। पहली बार खोज हुआ था जेपी जोशी ने 1967-68 में। दूसरी बार जो खोज हुआ है वो आर.एस. विष्ट ने किया 1991-92 में। और धौलावीरा किस राज्य के अंदर है, ये गुजरात के अंदर है। कहां पर है, गुजरात में है। किस नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे है धौलावीरा। धौलावीरा विश्व धरोहर की सूची में भारत के अंदर से ये 40वां स्थल है ना। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में धौलावीरा को किस स्थान पे रखा गया, 40वां स्थान, सबसे नवीनतम यही है। और हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसको कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, वो कौन सा है, धौलावीरा। वैसे ये प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। किस राज्य के अंदर है, हरियाणा के अंदर। कब खोज किया गया, 1963 में। किसके द्वारा, सूरजभान सिंह के द्वारा। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन और भी प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति को क्या कहते हैं। तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति को कहते हैं कार्बन 14। क्या कहते हैं मेरे भाई, कार्बन 14। ध्यान रखिएगा, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति क्या है, कार्बन 14। और इसका जो खोज किया है, किसने किया है, अमेरिका का एक रसायन शास्त्री वैज्ञानिक है। ध्यान रखिएगा, यूएसए का रसायन शास्त्री, अमेरिका का रसायन शास्त्री। और इस रसायन शास्त्री का नाम है क्या, वी.एस. लिविदेव। वी.एस. लिविदेव। इसी वी.एस. लिविदेव ने तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति को क्या कहा था, कार्बन 14। कार्बन 14 के माध्यम से किसी वस्तुओं का हम लोग तिथि निर्धारण कर सकते हैं। और इसका खोज किसने किया, यूएसए का रसायन शास्त्री था जिसका क्या नाम है, वी.एस. लिविदेव। कब किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1949 में किया है। वी.एस. लिविदेव ने कार्बन 14, जिसको कि तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, इसका खोज कब किया, 1949 में किया। और ये जो वी.एस. लिविदेव कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के ये एक वैज्ञानिक थे। इसी ने क्या किया, कार्बन 14 के माध्यम से किसी भी वस्तुओं का तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रश्न ये है कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कहां पर, तो ध्यान रखिएगा, एक जूते हुए खेत की जो खोज की गई थी वो कालीबंगा के अंदर की गई थी। एक जूते हुए खेत की खोज कहां पर की गई थी, कालीबंगा। और इसी कालीबंगा में ध्यान रखिएगा, नक्काशीदार ईंट का भी प्रयोग किया गया था। नक्काशीदार ईंट, ध्यान रखिएगा, नक्काशीदार ईंट का भी प्रयोग कहां पर मिला था, इसका साक्ष्य कालीबंगा से। अगर हम लोग बात करें लोथल का, लोथल से हम लोगों को मिला था मनके बनाने के कारखाने। मनके बनाने का कारखाना का जो साक्ष्य मिला था वो कहां पर मिला था, लोथल के अंदर।
मनके के साथ साथ में चावल के दाने, है ना, चावल के दाने का भी साक्ष्य कहां से मिला था? लोथल से ही मिला था। दोनों याद रखेगा, मनके बनाने का कारखाना और चावल के दाने, ये दोनों चीजों का साक्ष्य कहां से मिला था? लोथल से मिला था। जबकि नर्तकी का मूर्ति, ये कांस्य का मूर्ति था। क्या चीज का था? कांस्य का। और ये कांस्य का नर्तकी का जो मूर्ति का साक्ष्य मिला था, ये मोहनजोदड़ो से मिला था। तो इस तरह से तीनों प्रश्न का अलग अलग है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? नर्तकी की मूर्ति। और ये नर्तकी का जो मूर्ति था क्या चीज का बना हुआ था? कांस्य का। कालीबंगा से क्या मिला? कालीबंगा से एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, साथ साथ में नक्काशीदार ईंट का प्रयोग किया गया था, इसका साक्ष्य मिला। उसी तरह लोथल से जो मिला, मनके बनाने के कारखाने के साथ साथ में क्या मिला? चावल के दाने का साक्ष्य मिला था। कहां से? लोथल से। तो इस तरह से ये प्रश्न का सही आंसर, एक जूते हुए खेत की खोज कहां की गई थी? कालीबंगा से, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन और भी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रश्न है दिया गया, दक्षिण भारत के मंदिर की शैली डैश होती थी। दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते थे, वो मंदिर की शैली कौन सी होती थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, दक्षिण भारत के मंदिर की जो शैली हुआ करती थी वो द्रविड़ शैली हुआ करती थी, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। दक्षिण भारत के मंदिर की जो शैली होती थी वो क्या होती थी? द्रविड़ शैली। और ये जो नागर शैली है, ये उत्तर भारत में मंदिर का जो निर्माण किया जाता था, किस शैली में? नागर शैली में। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए जाते थे, किस शैली में बनाए जाते थे? नागर शैली। और बेसर शैली जो है, ये बेसर शैली, जब मंदिर द्रविड़, ध्यान रखिएगा, द्रविड़ और नागर ये दोनों मिक्स्ड करके बनाया जाता था, तो उसको क्या बोला जाता है? बेसर शैली। यानी कि जहां पर द्रविड़ शैली का भी प्रचलन है और नागर शैली का भी प्रचलन है, जब दोनों शैली का मिला हुआ मंदिर है, उसको हम किस शैली का बोलते हैं? बेसर शैली का। अब देखिए एक और ध्यान रखिएगा, ये पंचायतन शैली, ये पंचायतन शैली क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पंचायतन शैली होता क्या? एक मंदिर, एक मुख्य मंदिर के साथ साथ में 4 छोटे छोटे अन्य मंदिर जब बनाए जाते थे, तो उसको क्या कहा जाता है? पंचायतन शैली। एक मुख्य मंदिर है और उस मुख्य मंदिर के साथ साथ में 4 अन्य मंदिर, कम से कम 4 से अधिक भी हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली। पंचायतन शैली क्या हुआ? एक मुख्य मंदिर के साथ, ध्यान रखिएगा, एक मुख्य मंदिर के साथ, एक मुख्य मंदिर के साथ 4 अन्य मंदिर, 4 अन्य मंदिर जब बनाए जाते थे, तो उसको क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली। ठीक है। तो ये जो प्रश्न था कि दक्षिण भारत के मंदिर की शैली होती थी किस प्रकार की? द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं वो किस शैली में बनाए जाते हैं? द्रविड़ शैली। नागर शैली उत्तर भारत में बनाए जाते हैं, और बेसर शैली के अंदर द्रविड़ और नागर दोनों का क्या रहता है? मिक्सर रहता है। और पंचायतन शैली होता है एक मंदिर के साथ साथ में 4 अन्य मंदिर बनाए गए हो, उसको क्या कहेंगे? पंचायतन शैली। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति की शुरुआत हुई। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति की शुरुआत किस समय हुई? वह पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, प्रागैतिहासिक काल में? किस समय मनुष्य में अस्थायी निवास करने की प्रवृत्ति की शुरुआत हुई? इसका जो सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल में मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति की शुरुआत की। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल। और इसी के साथ में ये भी याद रखिएगा, नवपाषाण काल के अंदर ही पालतू पशु बनाया गया था। पहला मनुष्य के द्वारा पहला पालतू पशु क्या बनाया गया था? कुत्ता। सर्वप्रथम मनुष्य ने किस पशु को पालतू बनाया था? तो ध्यान रखिएगा, कुत्ता को बनाया था। और पहिए का भी आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। उसी के साथ में कृषि का भी आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल। इस नवपाषाण काल के अंदर ही मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति की शुरुआत हुई। पालतू पशु को बनाया गया, मनुष्य के द्वारा पहला पालतू पशु बनाया गया, किसको? कुत्ता को बनाया गया। पहिए का आविष्कार किया गया, कृषि का आविष्कार किया गया। ये सारे चीजों का आविष्कार कब किया गया था? नवपाषाण काल में। अगर हम लोग बात कर ले पूरा पाषाण काल में, इस समय मनुष्य का जीविका का प्रमुख स्रोत क्या हुआ करता था? शिकार। इस समय पूरा पाषाण काल के अंदर मनुष्य के जीविका का प्रमुख स्रोत हुआ करता था शिकार। और इसी पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। एग्जाम में यही पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, आग का आविष्कार कब हुई है?
और ये ऑप्शन आपको मिलेगा। आग का आविष्कार हुआ है पुरापाषाण काल में, और आग को अगर छोड़ दे तो मैक्सिमम चीजों का जो आविष्कार हुआ है वो किस समय हुआ है? नवपाषाण काल में। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। आग एग्जाम में ज्यादातर आग ही पूछता है कि आग का आविष्कार किस समय हुई थी, तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। और अगर आग को हम लोग छोड़े, पालतू पशु बनाया गया कुत्ता, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई, पहिए का आविष्कार हुआ, साथ साथ में कृषि का आविष्कार हुआ, ये सारे चीजों का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। आगे और भी ये देख लेते हैं। मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला अनाज, ये भी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया? तो चावल का प्रयोग किया गया था। लेकिन कृषि के लिए पहला अनाज जो था, कृषि के लिए अपनाई गई प्राचीनतम फसल था गेहूं और जौ। कृषि अगर आ जाएगा तो आंसर क्या करेंगे? गेहूं और जौ। लेकिन प्रयोग में अगर पूछा जाए तो क्या आंसर करेंगे? चावल। कृषि के लिए सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? गेहूं और जौ, कृषि करने के लिए। लेकिन मनुष्य द्वारा अपनाया गया चावल जो था वो पहला चावल, पहला जो अनाज था वो क्या था? चावल था। और इसका जो प्रमाण मिलता है कहां पर मिलता है? साक्ष्य मिलता है कोल्डिहवा से। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य द्वारा अपनाया गया जो अनाज है चावल, इसका प्रमाण कहां से मिलता है? कोल्डिहवा से। और कृषि के लिए अपनाई गई पहली फसल कौन सी थी? गेहूं और। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन, मनुष्य के द्वारा अपनाया गया सर्वप्रथम धातु क्या था? बताइए। तांबा। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम अपनाया गया जो धातु था वो तांबा धातु था। लेकिन सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये भी प्रश्न में आया हुआ है। सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का जानकारी नहीं था? लोहा का। वैसे क्वेश्चन जो है, मनुष्य के द्वारा अपनाया गया सर्वप्रथम धातु क्या था? लोहा, सॉरी तांबा था, है ना। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तांबा। और लोहा के बारे में सिंधु घाटी के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये है, सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं था? ऑप्शन नंबर ए तलवार है, ऑप्शन नंबर बी में है पशुओं में एक सींग वाला गेंडा, सॉरी सांड, एक सींग वाला सांड। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी के लोग सर्वाधिक जो पवित्र पशु मानते थे, यानी कि पूजनीय पशु मानते थे, वो पशु ही कौन था? एक सींग वाला सांड। एक सींग वाला सांड को सिंधु घाटी के लोग क्या मानते थे? पूजनीय पशु मानते थे। तौल की इकाई का अनुपात 16 था, ये भी सही है। तौल की इकाई का अनुपात सिंधु घाटी में किस समय कितना था? 16 के अनुपात में था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति का प्रचलन भी था। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है ये प्रचलन में था। प्रचलन में क्या नहीं था? तलवार। किससे परिचित नहीं थे? तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? तलवार से परिचित नहीं थे। पशुओं में एक सींग वाला सांड का प्रचलन था, ये सबसे ज्यादा क्या था? पूजनीय पशु था। तौल की इकाई का अनुपात 16 था, ये भी सही है। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। परिचित किससे नहीं थे? तलवार से। तलवार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है। पुरापाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है, किस लिए? ऑप्शन नंबर ए में देखिए है मिट्टी के चित्रकारी के लिए, ऑप्शन नंबर बी में राख का ढेर, ऑप्शन नंबर सी में कृषि एवं पशुपालन, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? मांस का उपयोग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, पुरापाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए। चित्रकारी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पुरापाषाण का प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए। और ये भीमबेटका की गुफा है कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? तो राज्य अगर पूछे तो राज्य मध्य प्रदेश, किस जिले में है? राज्य रायसेन में है। और ये प्रसिद्ध किस लिए है? चित्रकारी के लिए। भीमबेटका की गुफा क्यों प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए। किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश में। क्यों फेमस है? तो चित्रकारी के लिए। और किस जिला के अंदर है? तो रायसेन जिला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता का सीमा यानी क्षेत्र कहां से कहां तक है? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अगर हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का सीमा यानी क्षेत्र, तो क्षेत्र पूरब की बात करें तो पूरब में आलमगीरपुर, और ये आलमगीरपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर है?
उत्तर प्रदेश में है, ये ईस्ट वाला यानी पूरब वाला क्षेत्र है। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी क्षेत्रफल कहां तक था? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक। और हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी क्षेत्र, तो पश्चिमी क्षेत्र सुद कांगेडोर बलूचिस्तान, और ये दोनों अभी वर्तमान समय में कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी छोर है सुद कांगेडोर बलूचिस्तान, ये दोनों कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। और उसी तरह हड़प्पा सभ्यता की बात करें, दैमाबाद, ये जो दैमाबाद है ये दक्षिणी क्षेत्र, ये क्या है? दक्षिणी क्षेत्र। और ये दैमाबाद किस राज्य के अंदर है? महाराष्ट्र के अंदर है। और अगर हम लोग उत्तरी क्षेत्र की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र, तो मांडा जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का सीमा पूरब में है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में है सुद कांगेडोर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर है, और उसी तरह हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र है मांडा जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी क्षेत्र है दैमाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर है ना। तो ये क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता का सीमा हो गया। ठीक है, आज की क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।